चलो ठीक है, तो ये फंक्शन पीरियड 2 में आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन देखा था, उसी चीज को आगे चलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा दिया रहता है, वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल टाइप का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ज्योमेट्रिकल टाइप इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और वो जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वहां से तुम्हें फंक्शन को निकालना है। ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज तुमसे पूछूं कि कभी ये तुम कह सकते हो ना कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को मैं एक फंक्शन मान सकता हूं जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिपेंड अपॉन रेडियस एक्स के ऊपर। कैसे? तब ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ये ट्वाइस पाई एक्स होगा। तो उसी टाइप से जैसे प्रॉब्लम सपोज कभी है तुम्हारे पास कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन -1 to 1 and area of a square with two of its vertices 0, 0 and x, f of x is 4 square unit, then find f of x and its domain. Solution. क्वेश्चन में तो डोमेन दिया ही हुआ है -1 से 1 तक। ठीक है, द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन -1 to 1, ये कह ही रहा है तो ठीक है। द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन -1 to 1 एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन पढ़ के देखोगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, मैं तब तक टाइमर वाला चीज शुरू कर देता हूँ। हाँ तो चलो, क्या कह रहा है? इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन -1 to 1 एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद टू ऑफ इट्स वर्टाइसेस 0, 0 एंड x, f of x इज 4 स्क्वायर यूनिट, देन तो f of x। तो क्या कह रहा है कि तुम कह रहा है कि एक स्क्वायर है विद टू ऑफ इट्स वर्टिसेस, क्या क्या दिया हुआ है? एक वर्टिसेस दिया हुआ है 0, 0 एंड x, f of x, x, f of x इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें दो केस बन सकता है, ठीक है, O, A, B, C। अगर ये वाला पॉइंट x, f of x है, तो तब OA का लेंथ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? OA का लेंथ तुम्हारे पास यूक्लिडियन फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब OA का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा √ऑफ x स्क्वायर प्लस f स्क्वायर x। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है कि हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि OA स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो OA स्क्वायर हो जाएगा। OA स्क्वायर क्या हो गया तब? x स्क्वायर प्लस f स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर f स्क्वायर x इक्वल टू क्या? 4 - x स्क्वायर, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ क्या? 4 - x स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड फंक्शन होगा, या तो प्लस लोगे या तो माइनस लोगे। ठीक है, और भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता था कि अगर वो, अब तुम लोग खुद करोगे, मैं तो ये एक पॉसिबिलिटी, ये मैं पहला वाला पॉसिबिलिटी ले रहा हूं कि अगर इफ एडजेसेंट वर्टिसेस आर 0, 0 एंड x, f of x, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। मगर और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तुम्हारे पास b तुम्हारा x, f of x हो। हाँ, तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो वो तुम खुद निकाल लेना। ये लेंथ अगर ये लेंथ है, ये लेंथ अगर है, तो ये कितना होगा? √2a।
तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, वो तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, तो इंडिविजुअल जैसे अब यहाँ पे तो फंक्शन दिया हुआ है -1 से 1 तक, मैं अगर इसका डोमेन बोलूंगा तो वो -2 से लेके 2 तक होगा। इसका डोमेन अगर अब मैं चेंज करने के लिए बोलूँ तो, कि इसका डोमेन तुम निकालो, अगर मैं फंक्शन बोलता हूँ तो तुम प्लस माइनस दोनों वैल्यू नहीं लोगे, तब वो फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो अब तुम दो जगह वैल्यू अटैच कर रहा है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। तो अगर फंक्शन बोल रहा हूँ तो आइडर प्लस लोगे या माइनस, मतलब लिखोगे आइडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। 10 मिनट का एक, सॉरी 10 सेकंड का एक टाइमर देता हूँ, फिर आगे चलूंगा। चलो आगे चल रहा हूँ। आइए मैरॉन नाम की एक किताब आती है, उसमें एक सम है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए a line parallel to the diagonal BD at a distance x from the vertex A cuts the two adjacent sides. Express area of the segment to the square with A as a vertex as a function of x. ABCD square of side A line parallel to the diagonal BD at a distance x from the vertex A cuts the two adjacent sides. Express area of the segment to the square with A as vertex as a function of x. तो 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्टॉप पॉज करके सम लिखो और सम को एक बार समझो कि सम कह क्या रहा है। सम को लिख लो, फिर से कह रहा हूँ पॉज करके सम को लिख लो और फिर सम को 4-5 बार पढ़ो कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ABCD स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये मेरे पास स्क्वायर है ABCD, ABCD, साइड लेंथ ए है, अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल BD, BD को ज्वाइन कर लेता हूं, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स A, स्क्वायर होने के कारण ये 90 डिग्री होगा, तो इसके पैरेलल ये एक लेंथ लेता हूं, ये लेंथ x है। A line parallel to the diagonal BD at a distance x from the vertex A cuts the two adjacent sides. Express area of the segment. तो अब जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, तो मतलब इस एरिया का बात कह रहा है, इस वाले का बात कह रहा है कि ये जो एरिया है ये x के ऊपर जो डिपेंडेंट होगा ना, ये x के ऊपर डिपेंडेंट, तो x के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो इसका एरिया निकालो कैसे होगा। तो दिमाग में क्या आता है, तो दिमाग में तुम्हारे पास ये आता है कि ये 45 डिग्री है, स्क्वायर होने के कारण ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये x तो ये भी x हो गया, ये x तो ये भी x हो गया, तो इसको मैं m ले लेता हूं और इसको मैं n ले लेता हूं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है a के साथ, AMN, यही पूछा है ना, एक्सप्रेस एरिया ऑफ द सेगमेंट टू द स्क्वायर विथ A एज वर्टेक्स। तो जो फॉर्म हुआ दो सेगमेंट, ठीक है, तो दो चीज फॉर्म हो रहा है, एक ये फॉर्म हो रहा है एक सेगमेंट, एक ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, दो ये भी एक
एक ये फॉर्म कर रहा है और एक ये फॉर्म कर रहा है, और क्वेश्चन में विथ ए एज अ वर्टेक्स तो ये वाले का पूछ रहा है। तो इसका तो एरिया तुम बोलोगे सर पता चल गया, ये हाफ इंटू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको पी ले लूं तो हाफ इंटू ए पी इंटू एम एन, तो ये हो जाएगा हाफ एपी का लेंथ एक्स हो गया, एमएन का लेंथ तो आइस एक्स हो गया, इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। तो आप जरा सोचते जाओगे, हाँ तो ये डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, नहीं कि जब तुम ये लोगे या तुम जब ऐसे लोगे तो तुम एरिया बढ़ते जा रहा है, एरिया एक्स के ऊपर डिपेंड है, इट्स ओके हाँ। मगर तुम जैसे यहाँ पे एक एरिया बनाओगे तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, क्या है कि अब जब तुम्हें एरिया निकालना है तब एरिया इसका निकालना होगा तुम्हें। ये एरिया पूछ रहा है, अब ट्रायंगल का नहीं पूछ रहा है एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया पूछ रहा है, ट्रेपीजियम भी नहीं है ये। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब ये बात सही है, ये ट्रायंगल तुम्हें कब तक देगा, ये ट्रायंगल तुम्हें तब तक देगा जब तक ये डायगोनल के साथ नहीं मिल जाए। तो इसे अंग्रेजी में तो नहीं लिखोगे ना, इसे तो मैथमेटिक्स में लिखोगे, मतलब ये एक्स के ऊपर एक डिपेंड करेगा कि ये लेंथ ठीक है, मैं जानता हूं कि ये अगर लेंथ ए है और ये अगर लेंथ ए है तो एसी का लेंथ जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, एसी का जो लेंथ होगा, एसी का जो लेंथ होगा, क्योंकि तुम्हें ये लेंथ और ये लेंथ पता है ए है, तो ये रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एसी का लेंथ हो जाएगा √2a, √2a। तो एसी का लेंथ अगर √2 हो गया तो इसको ये मिडिल पॉइंट है तो ये एओ ले लेता हूं, तो एओ का लेंथ कितना हो गया, ये हो जाएगा a/√2। तो ये तो इसका मतलब है ये एरिया ऑफ ए सेगमेंट वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक तभी तक चलेगा जब तक एक्स तुम्हारे पास a/√2 के इक्वल या उससे छोटा ना हो। हाँ एक्स नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो रहा है, तो 0 से शुरू हो रहा है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये वाला मेरे पास तब चलेगा एक्स अगर 0 से लेके a/√2 तक है, बट एक्स अगर a/√2 से बड़ा हो जाएगा तब डायग्राम तो तुम्हारे पास वही होगा, मगर एरिया अब तुम किसी अलग चीज का ढूंढोगे ना, क्योंकि तब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स, कैसे निकालोगे इसका एरिया तब, क्योंकि तुम्हें तब ये एरिया निकालना है, ये जो बाउंड कर रहा है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तब रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ABMND होगा। कैसे निकालोगे, बहुत अलग अलग तरीका है, मगर ऊपर वाले को कैसे यूज कर सकते हो क्या, तुम जानते हो कि अगर डायगोनल से ये लेंथ x यूनिट होता है तो इसका एरिया x² है, तो डायगोनल से अगर ये x होगा तो इस डायगोनल से सोचो ना कि ये कितना होगा, ये पूरा लेंथ तो √2a - x था, तो इसे y ले लेता हूं तो y कितना मिल गया, √2a - x। तो क्या मुझे एरिया ऑफ CMN अब बोल पाओगे, सेम लॉजिक से, क्योंकि अगर ये y है तो ये y है, ये y तो ये तो y² हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ये वाला जो होगा ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, पूरा एरिया का निकाल लो, माइनस वो ट्रायंगल जो एरिया नहीं चाहिए, क्या CMN नहीं, क्या इस वाले को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, इस वाले को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये बच जा रहा है। तो दिस एरिया ऑफ ABCD तो मुझे मालूम होगा a² हो गया, और ये कितना होगा a² - y², a² - y के बदले क्या लिख सकते हो, √2a - x का क्या होल स्क्वायर। तो हेंस तुम्हें क्या मिला था, एरिया एज अ फंक्शन जो मिला वो दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है क्या, अगर x 0 से लेके a/√2 तक है तब तुम्हें ये x² दे रहा है, ये वाला केस, ये वाला केस 0 से लेके, मगर वही अगर x a/√2 से शुरू हो जाए, मगर कहां तक, अभी ऐसा नहीं है कि शुरू होकर वो ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे उसे खत्म होना पड़ेगा, तो ये पूरा लेंथ कितना था, लेंथ √2a, तब ये तुम्हारे पास a² - √2a - x का होल स्क्वायर, तो ये उसका फंक्शन होगा। तो किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो,
डाउट्स होगा तो मैं डाउट का तो क्लास लूंगा ही, बताऊंगा ही। तो इस टाइप से तुम्हें फंक्शंस को निकालना होगा। तो कभी कभी ज्योमेट्रिकली दिया रहता है, चीजें चीजें ज्योमेट्रिकली दिया रहेगा और उस ज्योमेट्रिकली तुम चीजों को सोचोगे। तो यहाँ पे देखो ये कैसे एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्स जब डायगोनल से नीचे था तो वो ट्रायंगल का एरिया है, मगर जब एक्स डायगोनल से ऊपर हो जाता है तो वो ट्रायंगल को हटा के जो बचता है उसका एरिया है। तो इसलिए तुम्हें अलग अलग केस वाइज लेना होगा। और ऐसे में तब कहते हैं कि इसका ब्रांचिंग क्या है, इसका ब्रांचिंग a/√2 है। तो एबीसी द स्क्वायर समझ में आया क्या है? एबीसी द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल बीडी, बीडी के पैरेलल हमने कुछ खींचा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स ए, cuts the two adjacent sides, दो adjacent sides को कट कर रहा है। एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ सेगमेंट टू द स्क्वायर विथ a एज वर्टेक्स एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये डिपेंड करेगा, अगर तुम्हारे पास ये वाला लाइन है तो ये एरिया चाहिए था, मगर जब तुम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो वो इस फिगर का एरिया चाहिए होता है। तो किस टाइप से किया गया जरा देखो, ठीक है? कि क्योंकि मैं ये जानता था इसलिए फिर मैंने ये निकाल लिया, फिर मैंने माइनस कर दिया। तो इस प्रोसेस को समझोगे, आगे चल रहा हूँ। कई बार तुम इस टाइप के भी समझ देखोगे कि फंक्शंस का डोमेन किसी एक टाइम में दिया होगा। जैसे कह रहा है कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, और ऊपर वाला पॉज करके, सॉरी वो टाइम नहीं दिया था ना 10 सेकंड का, पॉज कर लो। अगर लैपटॉप है तो मोबाइल में नहीं देख के लैपटॉप में देखना ज्यादा बेटर होगा, बस मैं इतना बोल देता हूँ। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 1 से लेके 5 तक, then domain of function f of twice x plus 3 is x belongs to a से लेके b, then find b minus a। सॉल्यूशन आया समझ में क्या कह रहा है? सम देखो, कह रहा है कि फंक्शन अगर f ऑफ x है तो डोमेन दिया हुआ है। ये कब डिफाइन है? अगर फंक्शन f ऑफ x, अगर f का आर्गुमेंट x है तो जरूरी है कि x 1 से 5 तक हो। तो अगर आर्गुमेंट अगर x नहीं हो के आर्गुमेंट ट्वाइस x प्लस 3 हो जाए, तो बात ये थोड़ी ना है, बात ये है कि आर्गुमेंट ऑफ f का ये रेंज होना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ f का ये रेंज होना चाहिए। ये आर्गुमेंट ऑफ f का रेंज है 1 से 5 तक। तो यहाँ पे क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ रेंज ट्वाइस x प्लस 3 है, तो यहाँ पे जो रेंज x के लिए था वो रेंज अब यहाँ किसके लिए होगा? वो 2x प्लस 3 के लिए होगा या नहीं? क्योंकि आर्गुमेंट अब 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 1 से लेके 5 तक लाई करेगा। मतलब ट्वाइस x जो है तब वो -2 से लेके 2 तक लाई करेगा, मतलब x जो है वो -1 से 1 तक। तो हेंस इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 से 1 तक। ध्यान से देखो, x -1 से 1 तक है, मगर f ऑफ f x के ऊपर थोड़ा ना काम कर रहा है। f किसके ऊपर काम कर रहा है? 2x प्लस 3 के ऊपर। तो अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 3 1, 2 प्लस 3 क्या 5, देखो आएगा। सही है, क्योंकि f तभी x के ऊपर काम करेगा अगर f का आर्गुमेंट 1 से 5 तक हो। ध्यान से देखो, अगर मैंने x का वैल्यू -1 से 1 तक लिया तो 2x प्लस 3 1 से 5 तक है, और f किसके ऊपर काम कर रहा है? 2x प्लस 3 के ऊपर। तो वही अगर मैं तुमसे पूछा, ठीक है, कि तुम इसका डोमेन निकालो, क्या होगा तब? डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x -1, तब तो x का, अगर f का आर्गुमेंट x है तो डोमेन ये है। तो अगर f का आर्गुमेंट मॉड x -1 है तो मैं ये जानता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ f जो होना चाहिए वो लाइक करना चाहिए 1 से लेके 5 तक। यही कह रहा है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ f क्या है? मॉड x -1, इसलिए मॉड x -1 जो है वो 1 से 5 तक लाई करेगा। सॉल्व करके देख लेना, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
चलो हाँ, मैंने एक टेस्ट दिया था और मैंने कहा था वो भी दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो, ये हर समय रहेगा यहाँ पे। चलो आगे चलता हूँ। हाँ, तो अब मेन चीज में चलते हैं। चलो, तो और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने, हमें काफी बार हमें मिलेगा, बॉक्स एक्स कहते हैं। ये जो है दिस इज द, ये वो फंक्शन है, दिस इज द, वो वैल्यू जो रिटर्न करता है, ये हर समय इंटीजर होता है, या तो x के इक्वल, अगर वो खुद एक इंटीजर है, मतलब बॉक्स ऑफ 3 ही होगा। हाँ, मगर वही अगर 3.4, तो 3.14 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 3 है, तो इसलिए 3 होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि 3.14 जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, 3 से 4 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए 3.14 का जो बॉक्स 3 होगा। और वैसे ही अगर मैं -3.14 बोलूं तो -3.14 किसके बीच में लाई कर रहा है, पहले ये सोचो ना। -3 और वो -4 के बीच में लाई करता है, तो वो कहां पे आके गिरेगा? वो -4 में गिरेगा। ठीक है, इसलिए इसे फ्लोर ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर ऑफ अ नंबर। जो नंबर दिया होगा उसका इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। तो इसलिए बॉक्स एक्स अगर मैं तुमसे पूछूं तो बॉक्स एक्स दो, इसके डेफिनेशन में ही ब्रांचिंग है कि अगर एक्स इंटीजर है तो वो डायरेक्टली एक्स, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो तब वो दिस इज द इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स। तो अगर एक्स इंटीजर है तो वो एक्स होगा, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो वो इंटीजर होगा जस्ट लेस देन एक्स। तो इसलिए अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि मेरा बॉक्स एक्स का वैल्यू 3.14 है, कब होगा? तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉक्स एक्स हर समय इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करता है। मगर वही अगर मैं पूछूं कि बॉक्स एक्स 3 है, तब कब होगा? तो एक्स 3 भी हो सकता है, 3.1, 3.2, मतलब एक्स अगर तुम नंबर लाइन में देखोगे तो वो 3 से शुरू होके 4 तक के बीच का कोई भी नंबर ले सकता है। 4 मगर नहीं ले पाएगा, क्योंकि 4 का बॉक्स जो था वो 4 होगा, 4 से थोड़ा 3.9999, तो बॉक्स 3। तो बॉक्स, अगर बॉक्स एक्स 3 है तो इसके लिए एक्स का जो वैल्यू होगा वो 3 से शुरू हो सकता है, मगर ओपन इंटरवल 4 तक जाएगा। तो अगर मैं कभी तुमसे पूछूंगा कि सॉल्व करो 4x इज इक्वल टू 1, अब 4 को बाहर मत ले आना। अब यहाँ पे बॉक्स का आर्गुमेंट क्या है, एक्स या 4x? 4x, हाँ। तो बॉक्स का आर्गुमेंट देखोगे ना, तो क्योंकि बॉक्स ऑफ 4x 1 है, तो इसीलिए बॉक्स का जो आर्गुमेंट है 4x जो है वो कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, और कहां तक जाएगा? 2 तक। तो x कहां से कहां तक जाएगा? 1/4 से लेके कहां तक? 1/2 तक। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं कुछ समझ में जाऊंगा। सॉल्व। देखो, बॉक्स ब्रांचिंग टाइप का फंक्शन है, इस चीज को समझो। बॉक्स हर समय एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेता है, तो 0 से 3 तक वो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेगा रे। समझ में आ रहा है ना? तो ये तुम्हारी मजबूरी है, जैसे मॉडुलस में था कि वो -x भी हो सकता है, +x भी हो सकता है, वैसे ही बॉक्स एक्स होने के कारण तुम मजबूर हो कि इस इंटरवल में तुम एक्स का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख नहीं सकते हो। तो एक एल्गोरिथम याद रखो, मैं हर समय कहता हूं कि बॉक्स बिहेव्स लाइक कांस्टेंट, बिहेव्स लाइक कांस्टेंट इन सम स्पेसिफाइड इंटरवल, स्पेसिफाइड इंटरवल।
और एल्गोरिथम ये है कि गेट दैट इंटरवल, गेट दैट, वो इंटरवल लो जहां पे बॉक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, ताकि तुम बॉक्स को हटा पाओ। तो तुम जानते हो कि अगर x 0 से लेके 3 के बीच में है तो बॉक्स x कई वैल्यूज ले सकता है। बॉक्स x 0 हो सकता है, 1 से 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1 हो सकता है 2, और 3 भी एक बार लेगा क्योंकि इक्वल 2 है। तो अगर मैं बोलूं कि ये कब पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तब होगा जब x 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुम यहाँ पे अलग अलग केस के ऊपर काम करोगे। जैसे केस 1 तुम लोगे x अगर 0 से 1 तक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट, हर समय क्या होगा 0। तब इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, तब तुम्हारे पास 1 दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस बॉक्स x का वैल्यू 0। बॉक्स x का वैल्यू 0 है, इसलिए x² माइनस 3x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3। मगर तुम जानते हो कि तुम कुछ सोच चुके हो कि ये 0 से 1 के बीच में, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 0। क्या वैसा और केस लोगे? हाँ, क्या केस लोगे? सेकंड केस क्या लोगे? केस 2। पहला केस तुमने क्या लिया? 0 से लेके 1 तक। अगर पहला केस 0 से 1 तक है तो दूसरा केस कहां से कहां तक जाएगा? हाँ, 1 से लेके 2 तक। तब बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा? 1। और तब फिर 1 वाला इंप्लाइज क्या करेगा? ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस बॉक्स x इज इक्वल टू 0। बॉक्स x का वैल्यू 1 है, मतलब x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4/2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। तो अब तुम्हें वो वैल्यू चाहिए जो किसके बीच में लाई करे? 1 से 2 तक। 3 माइनस √5/2 इज अप्रोक्सीमेटली 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 1/√2 तक डिफाइन लाई नहीं करता है। 3 प्लस √5/2 जो होगा 3 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.25 बड़ा हो गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे तुमने 1 से 2 लिया, समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो x जो 0 से लेके 3 तक दिया हुआ है, x जो 0 से लेके 3 तक दिया हुआ है, तो बॉक्स x का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3, तो वो कांस्टेंट की तरह अलग अलग इंटरवल में बिहेव करेगा। तो इससे तुम्हें इसे ब्रेक करना होगा, ठीक है? तो ये वाले सम को मैं नो योर अंडरस्टैंडिंग वाले में दे दूंगा, तो एक बार खुद ट्राई करके फिर और भी जो केसेस हैं देखोगे एक बार क्या क्या होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ये सब मैं दे दूंगा नो योर अंडरस्टैंडिंग में। हाँ, ये सम को पूरा नहीं करूंगा, तो देख लेना, सब केस लेना होगा। केस 2, केस 3, 2 से लेके 3 तक, और एक केस 4 लोगे जब x 3 है, वो वाला भी एक पॉसिबिलिटी है। तो तुम्हें, मगर इसका मतलब सर हर समय करना होगा? नहीं नहीं नहीं, वैसा देखो, वैसा है तो ना कि हर समय करना होगा। अब मैं जैसे तुम्हें बोलता हूँ सॉल्व करो बॉक्स x² माइनस 10 बॉक्स x प्लस 21 इक्वल टू 0, तब क्यों करोगे? क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे भी बॉक्स है और यहाँ पे भी बॉक्स है। तो सर यहाँ पे भी था, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे x² था और बॉक्स केवल इसके साथ है, तो तुम नहीं मान सकते थे इसे क्वाड्रेटिक x में। मगर यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे सब टर्म ही बॉक्स के टर्म में है, तो तुम जरा ध्यान से देखो, तुम इसे क्वाड्रेटिक इन बॉक्स x बना सकते हो। और उसके लिए अगर मैं बॉक्स x का वैल्यू t ले लेता हूं तो 1 कैसा दिखेगा? 1 इंप्लाइज t² माइनस 10t प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ब्रेकआउट करोगे तो t माइनस 7 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t का 2 वैल्यू मिल रहा है, आइदर 3 इज इक्वल टू 3 या t इज इक्वल टू 7। t का मतलब क्या था? बॉक्स x, तो बॉक्स x इज इक्वल टू 3, नहीं तो क्या बॉक्स x इक्वल टू 7। बॉक्स x थी तो x कहां से कहां तक? x 3 से लेके 4 तक, नहीं तो x कहां से कहां तक? 7 से लेके 8 तक। नहीं क्या, अगर t बॉक्स x 3 है तो x कहां से कहां तक? 3 से, तो x कहां से कहां तक आया? तब x 3 से, ये समझ में आ रहा है ना? बॉक्स x 3 है तो x 3 से 4 तक, बॉक्स x 7 है तो कहां से कहां तक? 7 से 8। ये इसका आंसर होगा। तो यहां जरूरत नहीं था, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा।
तो तुम्हें देखना होगा इसका कोई एक अकेला प्रोसेस नहीं है, देयर आर सम डिफरेंट प्रोसेस। हाँ, हम अलग अलग प्रोसेस से काम करेंगे। आगे चलूं? इफ बॉक्स एक्स स्क्वायर -7 बॉक्स एक्स plus 12 is greater than equal to 0, find range of x। तो ये तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ये भी तो क्वाड्रेटिक बन गया। हाँ, वही तो पकड़ना है क्या कि बॉक्स एक्स को अगर टी ले लेते हो तो इक्वेशन बना टी स्क्वायर -7t + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t -3 इंटू क्या t -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेविक कर्व बनाओगे तो कंडीशन आ गया t इज लेस देन इक्वल टू 3 और क्या t ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब या तो बॉक्स एक्स 3 से छोटा, नहीं तो क्या बॉक्स एक्स 4 से बड़ा। अब बॉक्स एक्स 3 से छोटा, तो ये देखने के लिए तुम जरा सोचो ना, बॉक्स एक्स 3 से छोटा तो ये 3 था ना, ये नंबर 3 है सपोज, तो ये 2 है, तो 2 से 3 में बॉक्स का वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखोगे नहीं, बॉक्स का वैल्यू 2 होता है, पॉसिबल है? हाँ, मुझे 3 से छोटा चाहिए। 3 से 4 में बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 होता है। चलेगा क्या? हाँ चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि मुझे तो 3 चाहिए। 4 में बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, 4 नहीं चलेगा, क्योंकि बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इससे एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब एक्स ये पूरा होगा मगर 4 नहीं चलेगा। तो इसका मतलब एक्स 4 से छोटा होना पड़ेगा, जरा बुद्धि लगा के सोचो ना, 4 से थोड़ा सा छोटा, 3 पॉइंट समथिंग, हाँ 3.9, हाँ चलेगा। बॉक्स एक्स 4 से बड़ा, तो क्या क्या एक्स 4 से बड़ा होगा? हाँ, 4.1 का बॉक्स 4 होता है, क्या 4 हो पाएगा? हाँ, 4 से छोटा एक नंबर सोचो थोड़ा सा, 3.9 का बॉक्स 3 होता है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बॉक्स एक्स 4 से बड़ा, इसका मतलब एक्स किससे बड़ा होना पड़ेगा तब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो एक्स 4 से छोटा और एक्स 4 या 4 से बड़ा, तो एक्स मतलब -इंफिनिटी से लेके 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी तक। तो मिलके तुम क्या बोल सकते हो, एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा तब एक्स -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लाई करेगा। यहाँ पे पूरा आर ही हो गया, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये सब इनइक्वालिटी को समझो, ये सब इनइक्वालिटी का यूज पड़ेगा अभी। तो कभी अब मैं तुम्हें जैसे दे सकता हूं कि बॉक्स एक्स 10 से छोटा, तो डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा एक्स, सोचो ना, 10 से थोड़ा सा छोटा 9.9, हाँ चलेगा, 9.9 का बॉक्स 9 होता है। 10 से थोड़ा सा बड़ा 10.1 बॉक्स 10 इक्वल टू है, हाँ तो चलेगा, 10.1 भी चलेगा, 2 चलेगा, 10.9, मगर उसके 10 के बाद वाला इंटीजर क्या था, 11, मगर 11 नहीं चलेगा, 11 का बॉक्स 11 होता है, मगर 11 से थोड़ा सा छोटा 10.9 चलेगा, तो इसलिए x लेस देन 11। तो अगर बॉक्स x 10 से छोटा है तो इंटीग्रल पार्ट 10 से छोटा है ना, पॉइंट तो कुछ हो सकता है, उसी को तो फ्रैक्शनल पार्ट अभी मैं समझाऊंगा। तो x लेस देन 11 हो गया। आगे चल रहा हूं अब मगर वही कह रहा हूं, लिखते रहो चीजों को, हाँ लिखते रहो चीजों को। अब उसके देखो, फ्रैक्शनल के साथ जोड़ी है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट के साथ फ्रैक्शनल का जोड़ी बनता है। मतलब जब मैं 3.14 बोलता हूं तो अभी तक तुमने 3 का काम किया था, 3.14 का बॉक्स 3 के ऊपर काम किया था ना। अब जो है वो जो बच जाता है उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे बॉक्स ऑफ 3.14 पूछूं तो वो 3 था, नहीं क्या, और मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.14 पूछूं तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल एक्स का डेफिनेशन नहीं है कि एक्स से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो। तो 3.14 से जब 3 हटा जाओगे तो बचेगा क्या, 0.14। तो इसलिए अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 पूछूं तो 5 का तो कोई फ्रैक्शन 5.0 होता है, कुछ होता ही नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 ये 0 होता है। और अगर मैं तुमसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
-1.4 पूछूं तो ये, अब देखो इसका इंटीग्रल पार्ट हटाना होगा। इंटीग्रल पार्ट -1 नहीं है रे। हाँ क्या है, क्या है, -1.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या था, -1 या -2, -2। तो -2 जब हटाओगे तो -1.4 में 0.6 बचेगा। तुम बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन, तुम दिमाग में ऐसा सोच रहे हो इसलिए तुम्हें लग रहा है, मगर ये गलत है ना, क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। वो -0.4 नहीं होगा, उसे 1 से तुम्हें हटाना पड़ेगा। मतलब तुम -1 -0.4 को लिख सकते हो -2 + 0.6, तब ये फ्रैक्शनल पार्ट बनता है। अब तुम्हारे दिमाग में -1 तुम लाइफ को इतना आसान करना चाहते हो तो कंफ्यूज हो रहे हो। वो होता नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हारे पास 0 से 1 के बीच में लाई करता है, नेगेटिव नहीं होता है फ्रैक्शनल पार्ट। और कैसे होगा, तुम बॉक्स को हटा रहे हो, तुम -2 हटा रहे हो ना, इस डेफिनेशन में डाल के देखो ना, समझ में आ जाएगा। तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है उसके ऊपर क्यों काम कर रहे हो, -1.4 को x माइनस करके देखो ना, डाल के देखो ना क्या हो रहा है। -1 जब तुम यहाँ पे डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1.4 -1.4 -1.4 + 2, तो डेफिनेशन जो है वही होगा ना। और नहीं सर -1.4 को मैं ऐसा लिखूंगा, तो तुम जो लिखोगे वो थे ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ी आएंगे। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे पूछूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.8 क्या होगा, तो -0.8 नहीं होगा, 1 से माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 0.2। किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो और एक दो चीज लिखवाई देता हूँ। तो इसका मतलब है मुझे मालूम चला फ्रैक्शनल एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, हर समय 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कैसा होगा, फ्रैक्शनल एक्स 0 तभी होगा अगर एक्स इंटीजर है, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ये इट कैन नॉट बी इक्वल टू, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चल रहा हूं। सॉल्व, ठीक है शुरू करें। सॉल्व, ट्वेल्व फ्रैक्शनल एक्स माइनस 12 फ्रैक्शनल एक्स का होल स्क्वायर 7 फ्रैक्शनल एक्स + 1 = 0। तो क्या कुछ दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ सर, फ्रैक्शनल एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 12t² - 70 + 1 = 0। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 28t - 1 × 4t - 1 = 0, मतलब t का वैल्यू 1/3 और t का वैल्यू 1/4। t का मतलब फ्रैक्शनल एक्स, तो फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 1/3। क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। फ्रैक्शनल एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, 0 to 1। क्या फ्रैक्शनल एक्स 1/3 केवल एक नंबर के लिए ही होगा, नहीं, फ्रैक्शनल एक्स 1/3 कईयों के लिए होगा। कब 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 होगा बोलो, सर वो 1/3 के लिए होगा। 1 + 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 1/3 है, 2 + 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 1/3 है, -10 + 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 1/3 है, क्योंकि ये सब इंटीग्रल पार्ट है। तो इसलिए x का जब वैल्यू तुम लिखोगे तो वो n + 1/3 वेयर n बिलोंग्स टू i, नहीं क्या। तो n + 1/3 वाला जब भी नंबर होगा उसमें n उसका इंटीग्रल पार्ट होगा और 1/3 उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। वैसे ही t अगर 1/4 है, मतलब फ्रैक्शनल x अगर 1/4 है, तब x का वैल्यू कैसा दिखेगा, n + 1/4, जहां पे n कोई भी इंटीजर। तो हेंस ये इनफाइनाइट सेट देगा, ये इनफाइनाइट सेट ऑफ आंसर्स देगा। ये n + 1/3 या n + 1/4, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये, क्योंकि फ्रैक्शनल का डेफिनेशन क्या था, x - बॉक्स x, वहां से तुम x के बदले में क्या लिख सकते हो। तो ये इसे अब बहुत सम्स को इसी मेथड से सॉल्व करूंगा, उसे एनएफ मेथड कहते हैं, कि किसी भी x को तुम लिख सकते हो, किसी भी रियल नंबर को। अगर x कोई भी रियल नंबर है तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक फ्रैक्शनल पार्ट और एक इंटीग्रल पार्ट। मतलब नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, x = n + f, जहां पे n इंटीजर है क्योंकि वो
इंटीग्रल पार्ट है और f फ्रैक्शनल है, इसलिए f 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये रामबान है, इसे हम लोग NF मेथड कहते हैं। मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बॉक्स के सम्स को हम इस टाइप से कभी ना कभी टैकल करते हैं। 60% ऑफ द बॉक्स के सम्स को जब तुम देखोगे तो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद और सम्स में जाऊंगा। चलो, प्रॉब्लम NF मेथड सॉल्व। ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल टू 3 बॉक्स x प्लस 2 फ्रैक्शनल x। ध्यान से देखो, हाँ, NF मेथड। इसमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, एल्गो बाद में कराता हूँ, पहले सम सॉल्व कराता हूँ। सबको मैं n और f के टर्म में ले आऊंगा। मतलब मैं जानता हूं कि x का वैल्यू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल x जैसा दिखता है। मतलब हर एक x को तब मैं n प्लस f जैसा लिख सकता हूं, जहां पे n इंटीजर है और f फ्रैक्शनल पार्ट होने के कारण 0 से 1 के बीच में है। तो 1 इंप्लाइज, अब अगर मैं 1 में सब में वैल्यू डालूं तो क्या हो जाएगा तब? ये 3 बॉक्स x प्लस 2 फ्रैक्शनल x। 2 x के बदले क्या डाल सकते हो? n प्लस f माइनस 1। 3 बॉक्स x के बदले क्या डाल सकते हो? n। फ्रैक्शनल x के बदले क्या डाल सकते हो? f। थोड़ा सजा के लिखोगे तो ट्वाइस n प्लस ट्वाइस f माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस ट्वाइस f। ट्वाइस f को कैंसिल करो तो आया तुम्हारे पास ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस n। तो हेंस ये तुम्हारे पास दे रहा है ट्वाइस n माइनस ट्वाइस n माइनस n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n का वैल्यू माइनस 1। अगर n का वैल्यू माइनस 1 हुआ तो f क्या आएगा? f के ऊपर तो चीजें डिपेंडेंट ही नहीं है। तो n अगर माइनस 1 है तो f कुछ भी हो सकता है, क्योंकि f तो कैंसिल हो गया। तो f कैन बी एनीथिंग। f कैन बी एनीथिंग। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो हेंस इसका सॉल्यूशन क्या होगा तब? अभी हमने देखा था इसका सॉल्यूशन तब क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू क्या था? n प्लस f। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस 1 प्लस f वेयर f बिलोंग्स टू एनी नंबर। कहां से कहां तक? 0 to 1। तो हेंस x कहां से कहां तक अप्लाई करेगा? f तुम्हारे पास अगर 0 से 1 तक लाई कर रहा है तो माइनस 1 प्लस f माइनस 1 से 0 तक लाई करेगा, नहीं क्या? अरे f अगर तुम्हारा वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रहा है तो माइनस 1 प्लस f कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस 1 से लेके 0 तक। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? तो माइनस 1 से 0। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। मतलब माइनस 1 से 0 तक तुम जो भी नंबर लो वो इसे क्या करेगा? हर समय सेटिस्फाइज करेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, तो और एक सम में लेके आऊंगा। तो इस सम का तरीका समझ में है? इस सम का तरीका ये है कि इसे तुम हर समय 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। x को हर समय n प्लस f लोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करके देखोगे। एक रिलेशन आएगा, इसमें तो f कैंसिल हो गया f और n के बीच में, और उससे हम लोग फिर n और f निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो, जैसे अब मैं तुमसे कह रहा हूं सॉल्व करो 4 बॉक्स x
इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स, बड़ा स्टैंडर्ड सम है, सब जगह मिलेगा। क्या करोगे, तो अब तो समझ में आ गया होगा, एक्स को क्या लोगे एन प्लस एफ, तो बॉक्स एक्स के बदले क्या डालोगे, तब बॉक्स एक्स यहाँ पे एन है और फ्रैक्शनल एक्स एफ है, तो ये क्वेश्चन कैसा बना, 4n इज इक्वल टू, इसके बदले क्या डालोगे n प्लस एफ, तो इसका मतलब क्या मिला, थ्राइस n इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। अब देखो कैसे मैं यूज करूंगा, मैं यूज क्या करूंगा, मैं n का रेंज नहीं जानता हूं, मैं n का इंटीग्रल वैल्यू जानता हूं, मगर मैं f का रेंज जानता हूं या नहीं, मैं f के रेंज से n का वैल्यू निकाल लूंगा। मुझे मालूम है f जो है वो 0 से 1 तक लाई करता है, तो f अगर 0 से 1 तक लाई करता है तो ट्वाइस एफ कहां से कहां तक लाई करेगा, वेरी गुड, 0 से 2 तक। बट ट्वाइस एफ का मतलब क्या है, ट्वाइस एफ का मतलब क्या है, ट्वाइस एफ का मतलब थ्राइसन है, तो अगर मैं थ्राइसन का वैल्यू डालूंगा तो वो 0 से 2 तक लाई करेगा, तो n कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 2/3 तक। अब n एक नेचुरल नंबर है, सॉरी n एक इंटीजर है, और 0 से 2.3 मतलब 0.6, तो मुझे बोल सकते हो n क्या हो सकता है, n एक इंटीजर है जो 0 से जाके 0.6 तक जा रहा है, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है, n कैन टेक ओनली, n can take, because n is integral value, can take only 0 value, the n केवल 0 हो सकता है। अब f कहां से निकले, कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या, ध्यान से देखो, हाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाला, तो यहाँ पे अगर तुम डालोगे तो f का वैल्यू कितना हो गया 0, तो n भी 0 और f भी 0, मैं रुक जाता हूँ ना, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम लोग लाइव क्लास में, सॉरी, हाँ, n भी 0 और f भी 0, 1 से पता चल गया, तो x का वैल्यू कैसा दिखा, n प्लस f, तो इसका मतलब x कैसा दिखा, 0 प्लस 0, तो वैल्यू क्या होगा 0, तो इसलिए x n के करस्पॉन्डिंग के लिए f का वैल्यू, तो ऐसे सम का हर समय एल्गोरिथम मैक्सिमम टाइम यही है क्या, कि सब्स्टिट्यूट, पहले मेथड में सब्स्टिट्यूट n f और n प्लस f, ये 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, n किसके जगह बॉक्स x के जगह, f किसके जगह, और ये किसके जगह x के जगह। उसके बाद तुम्हें एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन किसके बीच में मिलेगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन n एंड f, वेरी गुड। अब यूज, तुम क्या जानते हो, रेंज ऑफ f टू गेट वैल्यू ऑफ n। अब अगर वैल्यू ऑफ n पता है तो ये रिलेशन विल गिव वैल्यू ऑफ f, क्योंकि तुम्हें वो रिलेशन पता होगा n और f के बीच में, तो तुम्हें वैल्यू ऑफ f पता चल गया, वैल्यू ऑफ n पता चल गया, तो हेंस तुम्हें x का वैल्यू पता चल गया कितना, n प्लस f, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, आगे चलेंगे। चलो आगे चलो, चलो आगे चलता हूँ।